और अब खबरें विस्तार से। तो आज है सीएम शिवराज का जन्मदिन और अपने जन्मदिन पर सीएम शिवराज सीहोर में कुलदेवी मां विजयासन देवी और विदिशा में बाढ़ वाले गणेश जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इधर इस दिन को बीजेपी सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता पौधे लगाकर सीएम का जन्मदिन मनाएंगे। सीएम ने होर्डिंग लगाने से मना किया है। इसके बाद कार्यकर्ता होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे। सीएम शिवराज सफाई कर्मचारियों को भोजन भी करवाएंगे। और अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सीएम शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। सीएम ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सीएम शिवराज को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। और सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन और जन्मदिन के दिन भी क्या कुछ उनकी व्यस्तताएं रहने वाली हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और उसकी शुरुआत वो पौधारोपण से ही करेंगे। वह स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचकर पहले पौधारोपण करेंगे, उसके बाद सरगनपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर कुलदेवी विजयासन देवी के दर्शन करेंगे और वहां से दर्शन करने के बाद वहां भी पौधारोपण करेंगे। सह परिवार वहां पर पहुंचेंगे। सरगनपुर में कुछ समय लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्होंने अपना जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाने से के लिए सभी से अपील की है। लगातार उन्होंने कहा है कि सब कार्यकर्ता अपने अपने एक एक जहाँ स्थान पर हो वहाँ एक पौधा लगाएं और उसके बाद वो जो है विदिशा पहुँचेंगे। विदिशा में भी बाढ़ वाले जो गणेश जी है वहाँ पर पहुँचकर दर्शन करेंगे, क्योंकि हर वर्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में रहते हैं तो जरूर वहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। तो ये दोनों ही स्थान उनके लिए काफ़ी हमेशा के लिए आस्था के केंद्र बने हुए हैं। तो लगातार वे अपने परिवार के साथ इन दोनों स्थानों पर जाएंगे। तो कह सकते हैं दोनों ही जगह की जो कार्यकर्ता है वह भी बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंतजार कर रहे हैं और सादगीपूर्ण तरीके से ये जन्मदिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मनाया जाएगा, जिसमें सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण में हिस्सा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भोपाल में नए डीजीपी सुधीर सक्सेना ने रिटायर्ड डीजीपी विवेक जौहरी से चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने के बाद आज वो दिल्ली जाएंगे। सोमवार से पीएचक्यू में वो बैठने लगेंगे। चार्ज लेने के बाद नवागत डीजीपी सुधीर सक्सेना ने कहा कि उनका जोर स्मार्ट पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी पर रहेगा। इसके अलावा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आम जनता के हित में काम किया जाएगा। प्रदेश पुलिस का एक अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है तथा मध्य प्रदेश को हमेशा से शांति का टापू जाना जाता रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के माध्यम से प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना की थी, हम उसी परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करेंगे। इधर ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे मुरैना के 3 छात्र वतन वापस आ गए। तीनों छात्र पोलैंड से दिल्ली और फिर वहां से मुरैना पहुंचे। यहां तीनों का लोगों ने स्वागत भी किया। इस दौरान छात्रों ने यूक्रेन के हालात बताए। छात्रों के सुरक्षित घर पहुंचने पर घर वालों ने भी राहत की सांस ली। 7 किलोमीटर का सफ़र था
तो हम सब लोगों ने अपना लगेज ना चुनने का फैसला किया, क्योंकि लगेज लेकर इतना ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था और आगे हमें ये भी नहीं पता था बॉर्डर तक हमें कितना ट्रैवल करना है। तो हम सब लोग एक हैंड बैग और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पैदल निकल गए। कीव से ट्रेन ली हमने, कीव से स्टेशन तक हम लोग पैदल गए अपनी रिस्क पे। फिर वहाँ से स्टेशन से हम लोग ने पोलैंड बॉर्डर, जो ब्यूडोमेरिस बॉर्डर है, वहाँ तक के लिए ट्रेन ली और फिर वहाँ से जाने के बाद हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस किया, जहाँ पे फिर इंडियन एम्बेसी जो पोलैंड थी वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स कर रखे थे और हम लोग को अच्छे से रिसीव किया। बच्चे जूझते हुए इन्होंने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, उसकी तो हम पूछते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बेटा को वहाँ क्या मिलता होगा, क्या खाया होगा। केवल हमारे तो यही एक भगवान से प्रार्थना कि बच्चा हमारा घर आ जाए वापस। कैसा लग रहा है? अब हमको बहुत ऐसा लग रहा है कि साक्षात कोई भगवान की कोई अद्भुत कृपा हुई है कि हमारे बच्चे इतनी जनसमूह के आशीर्वाद से और इनके सबके स्नेह से और सबके प्यार से बच्चा हमारे सामने है। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में देवास के बालगढ़ की छात्रा शिवानी प्रजापति सकुशल देवास पहुंची हैं। देवास पहुंचने के बाद शिवानी ने बताया कि भारत सरकार ने सबकी मदद की, तिरंगे के चलते कोई परेशानी नहीं आई। शिवानी ने यह भी बताया कि जब बीच युद्ध में वो फंसे हुए थे तब भारत के छात्रों के निकलने के लिए गाड़ी पर तिरंगे लगाए गए। मैं रोमानिया के बुकारेस्ट में थी और यूक्रेन के टर्नोपिल सिटी में थी। टर्नोपिल से हम लोगों को पहले ऐसा बताया गया कि पोलैंड जाना है, पोलैंड में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, तो हम लोग पहले वहाँ के लिए निकले। फिर वहाँ पे जाके पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने को पैदल कवर करना है। तो हम लोग ये सब सोच के हमने पोलैंड का रास्ता छोड़ के हम लोग रोमानिया की तरफ शिफ्ट हुए। फिर वहाँ पर भी हम लोगों को बाय बस हम ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत पहले ही बस से उतार दिया था, क्योंकि जो ड्राइवर्स थे वो सारे यूक्रेनियंस थे, तो वो लोग भी आगे जाने में डर रहे थे क्योंकि उनको रिटर्न बैक वापस उनके सिटी जाना था। और फिर उनके साथ जब तक इंडियंस थे तब तक ड्राइवर भी सेफ थे, जब इंडियंस हट गए, स्टूडेंट्स हट गए तो वो भी सेफ नहीं हो पा रहे थे। तो वो ड्राइवर्स भी वहाँ के डर रहे थे कि अभी तो मैं आपके साथ चल जाऊंगा, फिर मैं वापस बस लेकर रिटर्न अपनी सिटी कैसे आऊंगा। वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्लैग की वजह से ही बॉर्डर्स पे आए हैं। अगर इंडियन फ्लैग नहीं होता ना तो वो लोग यही बोल रहे थे कि हम ये फ्लैग के बिना जाएंगे तो कैसे हम पहुंचेंगे। तो यूक्रेन में फंसे उमरिया जिले के 5 छात्रों में से 2 की घर वापसी हो गई है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए सागर मोगरे और साजन प्रजापति ये गए हुए थे यूक्रेन। ये सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। दोनों ही छात्र लालपुर और चपहा इलाके के हैं। इन्हें ट्रेन से कटनी पहुंचने के बाद पुलिस अपने वाहन से लेकर उमरिया आई। जैसे हम लोगों ने सर ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो लगभग चेक पोस्ट बहुत सारे थे, तो हमारे बस के आगे इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द इंडियन फ्लैग देख के ही पूछते कौन है तो हम बता देते कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं। आके देखते बस एक नज़र, हाँ इंडियन बैठे, चले जाते। निखिल मेरा मोदी सरकार बहुत कुछ किया है, एक एक करके सब बच्चों को निकाला है। अब वहाँ के सरकार जो है बालक को भूखे नहीं रखा है, किसी के बच्चे को। भारत सरकार को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनका जितना भारत के बच्चों को निकालने में काफ़ी अपनी जो है भूमिका निभाई, और शासन प्रशासन दोनों, वहाँ कई कंट्रियों के जो है बालक थे, लेकिन कोई जो है शासन जो है वहाँ का और बच्चों को नहीं निकाल पाया। इधर बड़वानी के कुछ छात्रों ने यूक्रेन से वीडियो जारी किया है, सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ध्रुव की मां आरती गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो यूक्रेन में फंसे उनके बेटे और उनके दोस्तों को जल्द से जल्द भारत लाएं। छात्रों ने वीडियो जारी कर कहा है कि उन्हें भोजन पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये सभी छात्र खार्किव से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में हैं। और अभी हम लोग पिसोचिन में हैं, जिसमें हम लोगों को अटैक्स वगैरह की अभी भी थोड़ी बहुत आवाजें आ रही है, जिससे हमारा दिल घबरा रहा है। और जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हमारे सामने एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, बिल्डिंगों पे हुई हैं, जिसमें से बिल्डिंगों के कांच के शीशे सामने से निकले हैं हमारे, जो कि हमको हर्ट भी कर सकते थे। और जब हम आ रहे थे रास्ते में पिसोचिन के लिए, जब हम लोग निकल चुके थे, हम लोग जब आ रहे थे, हमने लाशें गिरी हुई देखी हैं जिसमें यूक्रेनियन बंदे मरे हुए थे। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, एम्बेसी को हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करना चाहिए। कुछ ऐसे साधन लाने चाहिए जो हमको ट्रेन तक पहुंचाए, या फिर ट्रेन हमारे लिए बुक करनी चाहिए जिसमें सारे इंडियन बच्चे हों, क्योंकि एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सबको आप लोगों को देखना होगा। मैं
ध्रुव गुप्ता, खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ था खार्किव में 5 दिन से। अब जाके हम लोग पैदल यहाँ पिसोचिन तक पहुँचे हैं, 14 किलोमीटर वॉक करके। एमपी विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है और 9 मार्च को बजट पेश किया जाना है। सरकार ने बजट से पहले विधायकों से 150 करोड़ तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के बजट सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राज्य सरकार ने बजट तैयार करने से पहले सभी विधायकों से 150 करोड़ तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे। बीजेपी विधायकों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई प्रस्ताव सरकार को भेजे। उन्हें उम्मीद है कि इस बार के बजट में उनके विधानसभा की जनता की मुराद पूरी होगी। अभी तक जितना भी आया है सब विधायकों के प्रस्ताव पे आता रहा है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों ने दिया है वो आएगा। उम्मीदें लगातार रहती है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रुचि दिखाई है तेजी के साथ काम करने के लिए, हम आशान्वित हैं पूरी तरह से कि जो जो प्रस्ताव हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश को मंजूरी मिलेगी। इन सब के उलट कांग्रेस विधायकों को विकास के लिए ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि विकास कार्यों के लिए कई बार पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। नहीं, हमने चिट्ठियां लिखी हैं अपने प्रस्तावों के लिए, लेकिन हमें अभी इल्म नहीं है कि हमारे प्रस्तावों का अनाउंस करेंगे कि यहाँ इतना हुआ। और ये लोकतंत्र की हत्या है कि आप प्रजातंत्र में सब विधायक चुने हुए हैं, सबको बराबरी का हक है, सभी के प्रस्ताव इसमें लेना चाहिए। इस बात को हम विधानसभा में पूरी ताकत से उठाएंगे। वहीं प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इससे इनकार किया और कहा कि कांग्रेस के विधायकों को सुझाव और प्रस्ताव देने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन राजनीतिक मंशा के तहत कांग्रेस विधायक विकास कार्यों से अपने को दूर रखते हैं। मैंने स्वयं ने आपके चैनल पे माध्यम से भी आग्रह किया, अब फिर आग्रह कर रहा हूँ, जिस विधायक को अपना सुझाव देना है दे, आमंत्रित है। भाजपा के विधायकों ने दिए, आप दे दो, कौन रोक रहा है? अब आप किसी के यहाँ ऐसे तो मांगने जाएंगे नहीं। सामूहिक रूप से मैंने आग्रह कर लिया, फिर कर रहा हूँ मैं आग्रह। दरअसल विकास में इनकी कभी रुचि रही नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी में रुचि है, तो अब बना रहे। बहरहाल अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले इस बजट में सरकार हर एक विधानसभा के विकास कार्य का बजट पेश करने की तैयारी में है, ताकि अगले 1 साल में विकास कार्यों के जरिए विधानसभा के स्थानीय मुद्दों पर वहां की जनता को अच्छे दिनों का एहसास कराया जा सके। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइन के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया मामला। और अब खबर रायसेन से। यहां के रातापानी अभयारण्य में आग लगने से तकरीबन 150 एकड़ में लगे पेड़ पौधे जल गए। ये पेड़ पौधे ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 80 लाख की लागत से लगाए गए थे। आग लगने की सूचना मिलने के बाद काफी देर बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हुआ। अबेदुल्लागंज, मंडीदीप, भोपाल से दमकलें बुलाई गईं। तकरीबन 10 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। कहा यह भी जा रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ था और इसके चलते समय पर आग को नहीं बुझाया गया ताकि भ्रष्टाचार को दबाया जा सके।
और अब बात जियो वर्ल्ड सेंटर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। इस वर्ल्ड सेंटर का डिजाइन बेहद खास है। 2 कन्वेंशन सेंटर्स में तकरीबन जो हॉल है उसमें तकरीबन 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फुट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल हैं। इनमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 3,200 मेहमानों के लिए वॉल रूम है। 25 मीटिंग रूम की भी व्यवस्था इस सेंटर में की गई है। और चलिए अब जान लेते हैं कि जियो वर्ल्ड सेंटर को लेकर अपना विजन साझा करते हुए नीता अंबानी ने क्या कुछ कहा। जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियर स्टेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।